हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट। आज हम बायोलॉजी का जो गुजरात बोर्ड का पेपर हुआ उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कम विथ मी एंड लेट्स सी हाउ यू गोइंग टू स्कोर इन दिस पेपर। ओके, सो ये मेरे पास जो है ई सीरीज पेपर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें in the process of ballistic which metal is used for the coating। तो बायोलिस्टिक यानी हम जिसको जीन गन बोलते हैं, तो जीन गन में कौन सा जो है वो मेटल यूज होता है, तो आंसर विल बी टंगस्टन। टंगस्टन जो यूज किया जाता है जीन गन के अंदर, जिसमें पार्टिकल को डीएनए को कॉट किया जाता है उसके ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है विच ट्रांसजेनिक एनिमल इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ओके, तो जनरली वैक्सीन के लिए माइस को यूज किया जाता है, सो आंसर विल बी सी माइस। ओके, सो इफ एनी पॉन्ड देयर वेर 60 लोटस प्लांट लास्ट ईयर में कितने 60 लोटस प्लांट थे। थ्रू रिप्रोडक्शन 24 न्यू प्लांट जो है वो ऐड किए गए। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम बर्थ रेट फाइंड करते हैं। b इज इक्वल टू जो नए हमारे ऐड किए गए हैं डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा 60 जो पुराने प्लांट अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो बनेगा 0.4 b बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का होगा, थर्ड क्वेश्चन का b। देन फोर्थ वन है हमारा What is the percentage of photosynthetically active radiation? Photosynthetically active radiation पूछा है हमें, जिसको हम PAR बोलते हैं, इन द प्लांट्स ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ठीक है, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना है, तो वो होता है लेस देन 50% जितना रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर रहेगा हमारा 50%। ये 50% जो है वो जितना टोटल रेडिएशन का कितना बोला है हमें, टोटल इंसिडेंस जो है प्लांट में उसका बोला है, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पे 50%। ठीक है, देन सेक्रीड ग्रूव्स आर फाउंड इन। सेक्रीड ग्रूव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सेक्रीड ग्रूव्स आर फाउंड इन दी हिल्स इन मेघालय। ठीक है, हिल्स इन मेघालय। ओके, next question will be which of the following is possess only cross pollination। आपको ऐसा एग्जाम्पल या प्लांट बताना है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, क्यों, किस वजह से हो रहा है, तो बाइसेक्सुअल, सेल्फ कंपेटिबिलिटी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बिकॉज ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फ्लावर कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑटोगेमिकली, और उसमें ऑटो पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन है, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है आंसर विल बी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बिकॉज ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे। इन विच मेथड अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, तो हमें पता है कि इस मेथड को बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सो आंसर विल बी सी। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। हम कोर्स के कुछ रूल पढ़े जेनेटिक कोड के, उसमें सभी यूनिवर्सल होते हैं, और यूनिवर्सल कोड होने के बावजूद भी यूनिवर्सल कोड रहते, यहाँ पे कुछ हमें बताया हुआ कि एक्सेप्शन है जिनके अंदर ये यूनिवर्सल वाला रूल नहीं अप्लाई किया जा सकता। बैक्टीरिया, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, इनमें अप्लाई किया जा सकता है। कुछ प्रोटोजोन्स है और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है जिनके अंदर नहीं होता है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, सो आंसर विल बी प्रोटोजोआ। Question number 9, which of the following is an example of fish like reptiles? Fish like reptiles, fish itself indicate, fish के लिए हम इक्थियो वर्ड यूज करते हैं, तो और रेप्टाइल्स के लिए जनरली लिजार्ड के लिए सोरस वर्ड यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा होगा इक्थियोसोरस। आंसर हमारा क्या होगा, इक्थियोसोरस। फर्स्ट आई हैव टू रिमूव दिस ओल्ड वन।
ओके, सो आंसर विल बी इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ BOD इज डैश इन पॉल्यूटेड वाटर। अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो ऑफकोर्स BOD कैसा होता है, हाई होता है, और एज BOD डिक्रीज ये पानी जो है वो पीने लायक बनता है। तो हम इसको बोलेंगे कि पॉल्यूटेड वाटर है अगर, तो उसका BOD कैसा होता है, हाई, और वाटर डैश इन ड्रिंकिंग वाटर ये लो रहता है, तो हाई एंड लो। आंसर हमारा इसमें बनेगा बी। आंसर विल बी बी। ओके, हाई इन पॉल्यूटेड, लो इन ड्रिंकिंग वाटर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोला जाता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE से हम कट करते हैं, ठीक है, तो RE इज अ मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल इनको बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, for the transgenic animal which human protein is used for the treatment of emphysema। एम्फाइसेमा की ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रांसजेनिक जो है वो एनिमल के अंदर से एक प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सो आंसर विल बी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सही इक्वेशन क्या होना चाहिए इसमें से, तो हमारे पास पॉपुलेशन के लिए सही इक्वेशन जो हमारा बनेगा दैट विल बी NT+1, ठीक है, NT प्लस B प्लस I, ठीक है, B प्लस I माइनस D प्लस E, यानी ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको दिए हैं, एज पर NCERT हमारा जो इक्वेशन सही जा रहा है वो ये रहेगा, सो आंसर विल बी C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The annual net primary productivity of whole biosphere is approximately, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर जो है उसका कितना होता है, तो इट इज़ अराउंड 170 बिलियन टन्स, ठीक है, ये डेटा आपको NCERT में दिया गया है, सो दिस इज डेटाबेस क्वेश्चन। दूसरा आपको यहाँ पे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है इसमें, जनरल स्टूडेंट के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए भी है। तो पहला देखो, जनरल स्टूडेंट के लिए आपको एक डायग्राम दिया गया है और उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये क्या है, इसको देख के क्या लग रहा है, तो ये है ओवरी, ठीक है, ये स्टाइल है और स्टिग्मा है, तो ये एक गाइनोशियम है, ठीक है, गाइनोशियम है। अब इस गाइनोशियम का कंडीशन कैसा है, तो गाइनोशियम कैसा है, मल्टी कार्पेलरी है, बहुत सारे कार्पेल्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, ये आंसर इसका रहेगा, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनेशियम, ठीक है, सो आंसर विल बी मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनेशियम। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनदर क्वेश्चन इज फॉर blind student, which of the following is not a water pollinated plant। इसमें से कौन है जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है। हाइड्रिला के अंदर, जोस्टेरा और वेलिसेनेरिया सबके अंदर जो है वाटर पॉलिनेशन होता है इनके अंदर, ओके। लोटस ऐसा है, इट इज प्रेजेंट इनटू द वाटर बट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे होगा, तो इट कैन बी पॉलिनेटेड थ्रू दी इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट आएगा और इसको पॉलिनेट करेगा, तो ये वाटर से नहीं होता है, तो हमारा आंसर है लोटस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज अ मेथड
विच प्रिवेंट दी गैमेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्टरलाइजेशन में कौन आता है, ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किया जाता है। सो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी ब्लॉकिंग ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट को ब्लॉक करने का काम करता है। सो आंसर विल बी बी, ये हमारा आंसर बनेगा। When the first non-cellular form of life could have originated, non-cellular, ठीक है, cellular नहीं बोला है, कौन सा बोला है, non-cellular। non-cellular हमें पता है 3 बिलियन ईयर्स एगो आंसर आएगा। सेल्यूलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स एगो तक नहीं बना था, वो हमें पता है, बट यहाँ पे हमें नॉन सेल्यूलर पूछा है, तो नॉन सेल्यूलर फॉर्म के लिए 3 बिलियन ईयर एगो, दिस इज ओनली द डेटाबेस क्वेश्चन। सो आंसर इज ऑब्वियस, 3 बिलियन ईयर्स एगो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the correct option for the treatment of adenosine deaminase deficiency? Okay, in the theory of gene therapy, this example is given कि जीन थेरेपी में कौन सी डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। तो एडिनोसाइन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, ये एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है वो है, उसके अंदर हम आंसर लिखेंगे हमारा जीन थेरेपी। तो आंसर विल बी जीन थेरेपी। Answer will be gene therapy. Okay. Next question है, at the micropylar end of egg apparatus is constituted by the fusion of which cell? egg apparatus किससे बनता है? तो याद करो बेटा स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे 2 ऐसे सेल बनाते थे, ये कि यहाँ होता था, यहाँ पे और 3 सेल होते हैं जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटीपोडल सेल है। यहाँ पे ये 2 सेल थे जिनको हम नाम देते थे सिनर्जिड सेल, और ये कौन होता था, एग सेल। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस जो है वो किससे बनता है, 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल। आंसर विल बी सी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 सिनर्जिड सेल प्लस 1 एग सेल फॉर्म दी एग एपरेटस। इसको रब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, what is the number of chromosomes in primary oocyte and first polar body respectively? What is the number of chromosome in primary oocyte? प्राइमरी oocyte में क्या होता है बेटा, प्राइमरी oocyte जो है अभी मियोसिस नहीं किया है, उसमें मियोसिस होने वाला है, तो इट मस्ट बी 2n। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte हमारा 2n रहेगा, प्राइमरी oocyte हमारा 2n रहेगा। 2n इज इक्वल टू ह्यूमन में क्या होता है 46, और जो पोलार बॉडी है वो फर्स्ट मियोसिस होने के बाद रिलीज होता है, फर्स्ट पोलार बॉडी। सो इट विल बी हाफ n, दैट इज 23। तो हमारा आंसर है 46 एंड 23। आंसर विल बी दिस। Which of the following is an example of hormone releasing IUDs? हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो है वो कौन होते हैं, इसमें से क्या एग्जाम्पल है, तो प्रोजेस्टोजन, लिपस लूप, LNG-20 और मल्टीलोड 375 दिया हुआ है, जिसके अंदर से हमारा आंसर क्या बनेगा, LNG-20। लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड है, ये कॉपर है और ये पिल्स में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, LNG-20। ये हार्मोन रिलीजिंग IUDs पूछा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, देखो। Which disorder is caused by autosomal dominant trait? ठीक है, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट से जो डिजीज का एग्जाम्पल हम पढ़े हैं वो है हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज एन आंसर ऑफ दिस ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If any double helix DNA, the percentage of adenine is 35, then what will be the percentage of cytosine?
ओके, एज पर चरगाफ रूल, हमें चरगाफ रूल पता है जिसके हिसाब से यहाँ पे एडेनिन का आपको परसेंटेज दे दिया है। सो एडेनिन विल बी 35, ये आपको 35 दिया है। एडेनिन जितना होगा उतना सामने थाइमिन होगा, ये भी 35 होगा, दोनों मिला के कितना बनेगा 70%। ठीक है, 70 हो गया। अब बचा हमारा कितना 30%, और 30% में से 15 कौन होंगे, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो हमको किसका पूछा है, साइटोसिन का पूछा है, ग्वानिन पूछा होता तो भी आंसर हमारा 15 होता। तो इसका आंसर क्या बनेगा 15%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर ऑल। ओके, विच गैस इज नॉट यूज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर के एक्सपेरिमेंट में कौन सा गैस यूज नहीं किया गया है। तो मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें CH4 को यूज किया था, NH3 को किया था, H2O को किया था, ये था H2S जिसका कोई हमें बताया नहीं गया कि उन्होंने ऐसा यूज किया था। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें H2S। DES is a very effective sedative and very useful in patient who have undergo surgery। तो सर्जरी के टाइम पे पेन फील होता है, ठीक है, सो पर्सन शुड बी रिलीव फ्रॉम द पेन। तो पेन रिलीव और सेडेटिव टाइप के जो होंगे वो इनमें से यूज किए जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन होता है जो पेन रिलीवर के जैसे, या तो हम जिसका सर्जरी हुआ है मतलब ट्रिमेंडस पेन से जो पास हो रहे हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा मॉर्फिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कॉलम A एंड कॉलम B एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लैक्टोबैसिलस पहला है, क्या बनाएगा बेटा, कर्ड बनाएगा। तो एक के साथ हमारा क्या जाएगा, तो लैक्टोबैसिलस के साथ हमारा कर्ड यानी डी आंसर जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, हमें पता है ये साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। ए स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या था, क्लोट ब्लस्टर था। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के सामने जाएगा बी। और सेक्रोमाइसिस सर्विसी जो है बचा हमारे पास फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बनाता है। ठीक है, तो DABC हमारा आंसर DABC, यस आंसर विल बी बी। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बी बनेगा। ओके, बहुत इजी पेपर है, इट्स वेरी इजी पेपर। Which of the following restriction endonuclease enzyme is discovered first in biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा एंजाइम है जो पहले डिस्कवर हुआ था। सो दिस इज ओनली डेटाबेस क्वेश्चन, आपको याद ही रखना था। ये HIND2 जो है वो आएगा इसका आंसर। आंसर क्या है इसका, HIND2। ठीक है, HIND2। सो आंसर इज HIND2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At present, how many recombinant therapeutics have been approved for human use in the world over? पूरी दुनिया में कितने थेराप्यूटिक्स है, यानी कि ऐसे कितने थेराप्यूटिक्स है जो बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक्स का यूज करके बनाए गए हैं और मार्केट में अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड हमें याद रखने हैं 30। कितने हैं 30, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 30। आंसर विल बी डी। Which type of population interaction occurs between sea anemone and clownfish? Sea anemone ऐसा एक एनिमोन, सी एनिमोन है जहाँ पे क्लाउनफिश अंदर रहती है। सो सी एनिमोन को भी फायदा होता है, जल्दी से कोई उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, गेट प्रोटेक्शन, इसको शेल्टर मिल जाता है। तो दोनों ऐसे कमेंशलिज्म मैकेनिज्म से एक दूसरे के साथ जीते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कमेंशलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड ना हो, इकोसिस्टम में कहीं यूज हो पर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस इकोसिस्टम में पड़े, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन और प्रोडक्टिविटी, इसमें से डिग्रेडेशन है जो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, इट नॉट फॉर्म द इकोसिस्टम। ये डेट्राइटिवोरस टाइप का जो होगा उसके अंदर ये मैकेनिज्म आएगा, बट ये कोई इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, डिग्रेडेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As we move away from the equator towards the pole, species of birds find in Colombia, dash species of birds in New York and dash species of birds in the Greenland respectively। ये भी हमारा पूरा डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये डेटा दिया है। 1400, 105 एंड 56, 1400, 105, 56, यानी ये हो गया हमारा कोलंबिया के इतने स्पीसीज है। 105 जो है वो न्यूयॉर्क में और 56 जो है वो ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरिस्पर्म, यानी कि कुछ ऐसे ये रहते हैं जिसमें न्यूसेलस जो है परसिस्ट रह जाता है, जनरली यूज्ड अप हो जाता है, अगर वो परसिस्ट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल जो दिए हैं उस हिसाब से एक आपको बीट दिया हुआ, क्योंकि बीन, मेज और कैस्टर इनमें परसिस्टेंट पेरिस्पर्म नहीं होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म होता है, जैसे किसी में एंडोस्पर्म कैस्टर में है, बीन्स में, पर परसिस्टेंट पेरिस्पर्म जो परसिस्टेंट न्यूसेलस जो है वो पेरिस्पर्म बनाता है एंड दैट इज प्रेजेंट इन बीट। तो बीट में ये पाया जाता है। Okay, next question. The first movement of the fetus occur in which month of the pregnancy? तो प्रेगनेंसी के कौन से महीने पे फीटस जो है फर्स्ट मूवमेंट शो करता है? तो ये होता है हमारा 5th मंथ, ठीक है। 5th मंथ में फीटस पहले मूवमेंट शुरू करता है, फर्स्ट मूवमेंट शो करता है। Which of the following is not correct for contraceptive? सहेली, सहेली के लिए नीचे में से क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला दिया है फ्यू साइड इफेक्ट, ये तो सही है। टेक वंस इन अ वीक, ये भी सही है। लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये गलत बात है इसकी, और नॉन स्टेरॉइडल है, वो भी सही है। तो हमारा आंसर बनेगा लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, आंसर विल बी सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो प्रपोज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो प्रपोज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने बताया है इस थियरी को, ठीक है। तो हमारा आंसर है वाल्टर सटर्न एंड थियोडोर बोवेरी। 35 का आंसर हमारा ये रहेगा, जिन्होंने क्रोमोसोमल थियरी प्रपोज किया है। विच साइंटिस्ट प्रपोज दी टफ ऑफ सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा ये करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इसमें हमारे कौन आएंगे, आंसर विल बी हमारा जो है वो वॉल्टन सटल थियोडोर, ये हो गया। इसके बाद में हमारे हो गए फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो फ्रांसिस क्रिक इज द आंसर, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। सिलेक्ट द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का, निडेंड्रल का और होमो हैबिलस का रिस्पेक्टिवली आपको ब्रेन कैपेसिटी बताना है। तो होमो इरेक्टस के जो ब्रेन कैपेसिटी है दैट विल बी 14, अरे कहाँ चला गया, सॉरी, पहले कौन दिया है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का कितना रहेगा, 900, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 900 होमो इरेक्टस के लिए, ठीक है।
फिर दूसरा हमारा रहेगा 1400, इसके लिए जाएगा होमो निडेंथ्रल के लिए 1400 जाएगा, और हमारा 650 जो है वो होमो हैबिलिस के लिए जाता है। तो ऐसे आंसर बनना चाहिए जिसमें 900, 1400, 650 दिया हो। 900, ओके, आंसर विल बी ए। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जिसमें सेल बनते हैं, या तो बी सेल या टी सेल, जिसमें बनाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड। जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं बनाता है, टॉन्सिल जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन भी हमारा सेकेंडरी है, थाइमस हमारा है प्राइमरी अलोंग विद दी बोन मेरो। बोन मेरो और थाइमस जो दो होते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आंसर इसका क्या रहेगा? थाइमस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बैक्टीरियोफाज का आपको स्ट्रक्चर दिया गया है और पूछा है कि कौन सा बैक्टीरियोफाज, मतलब बैक्टीरियोफाज के कौन कौन से पार्ट इसमें लेबल किए गए हैं। ए बी सी डी जो आपको दिखाया गया, तो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, डी क्या है। तो ए है, उसको बोलते हैं हेड। ए को क्या बोलते हैं? ए जिसको लेबल किया है, दिस इज द हेड पार्ट। ठीक है, बी जो हमारा होता है कोलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोलर। सी को बोला जाता है हमारे टेल, ये सभी टेल्स है, टेल्स है। और डी जो है लास्ट में, छोटे छोटे पार्ट नीचे दिए, वो होते हैं पिन्स। ठीक है, पिन्स होते हैं। हेड, कोलर, टेल, पिन्स। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनना चाहिए हेड, कोलर, टेल और पिन्स। आंसर विल बी दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए अलग से मैच द कॉलम दिया है, जिसमें LAB दिया गया है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ग्रुप के सभी बैक्टीरिया। सेप ऑफ पाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले सेप ऑफ पाम सभी को याद है, इसमें सी जाता है। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टर सर्मानी क्या करता है? स्विस चीज़। लाइपेज क्या है? लॉन्ड्री में यूज़ होता है, ए। ठीक है, और ये हमारा हो गया LAB क्या करेगा? इंक्रीज बी, क्योंकि कर्ड बनाता है। कर्ड के अंदर हम जानते हैं कि मिल्क से कर्ड का न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होता है, विटामिन B12 उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा DCBA आंसर बनेगा, DCBA, डी आंसर। ठीक है, चलो if we cut the vector PBR322 at the place of BAM-H1 and make a recombinant DNA from it, then for which antibiotic it remains resistant? अब देखो PBR322 का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। तो ये है हमारा PBR322 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास है दो रेजिस्टेंस साइट। ये मान लो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है और ये हमारा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट। ओके, इन्होंने क्या बोला है? BAM-H1। तो BAM-H1 का साइट इसके अंदर आता है। इन्होंने जो DNA अटैच किया है वो इसको यूज करके किया है, तो ऑब्वियस है टेट्रासाइक्लिन में अपना एक्स्ट्रा DNA जो है ऐड करेंगे, क्योंकि BAM-H1 यहाँ पे है ना। अब हमारे पास बचा कि पूछ रहा है कि फॉर विच एंटीबायोटिक रिमेन्स रेजिस्टेंट। अब ये इसमें हम नया DNA डालेंगे तो इसका तो रेजिस्टेंस पावर लॉस हो जाएगा, बचेगा किसका? एम्पिसिलिन का। सो आंसर विल बी एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज। टिश्यू कल्चर की मदद से हम बहुत सारे थाउजेंड्स प्लांट लैब में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस को छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं, माइक्रो, और प्रोपोगेट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोपोगेशन। आंसर विल बी माइक्रो प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको पूछा है कि सही इक्वेशन बताओ। तो ये होता है dn/dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, ये हमारा सही इक्वेशन है फॉर दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब आपको सही डीकम्पोजिशन में क्या सही चीज़ें हो रही है वो बताना है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो पहला प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। फिर आएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग होना चाहिए, फिर कैटाबोलिज्म होना चाहिए, ह्यूमिफिकेशन होना चाहिए और मिनरलाइजेशन होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो हमें मिलेगा फ्रेगमेंटेशन पहले, बाद में क्या होगा लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन लीचिंग ये है, लीचिंग के बाद होना चाहिए कैटाबोलिज्म, ये रहा। ठीक है, सो आंसर इज डी। हमारा आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट, लीचिंग होगा सेकेंड, कैटाबोलिज्म थर्ड, ह्यूमिफिकेशन फोर्थ, मिनरलाइजेशन लास्ट में होगा फिफ्थ। तो आंसर विल बी डी। ओके, इन इंडिया हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर। ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखा है 448। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 एज पर एनसीईआरटी आपको दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है 45 नंबर का। पूछा है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो फर्दर डेवलप होके क्या बना देता है, पोलन सेक बनाता है। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तो माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप्ड इनटू पोलन सेक, दिस इज द असर्शन इज करेक्ट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैपेटम। तो जो सभी लेयर्स होते हैं उसमें सबसे बाहर होता है एक जो है हमारा एपिथेलियम, फिर एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, और सबसे अंदर का होता है टेपेटम। तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों सही है, बट कोई रीजन नहीं बन रहा है। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक रीजन। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, पर जो रीजन है इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऐसा ऑप्शन जो हमारा है वो क्या बनेगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर विल बी बी। ठीक है, बी आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन विच ईयर। ये भी एक डेटाबेस क्वेश्चन है, बहुत इजी पूछा है एनसीईआरटी में से ही, पूरा लाइन टू लाइन डेटा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो ये 1971 जो है हमारा आंसर है, एमटीपी को लीगलाइज किया गया था। ठीक है, सो दिस आंसर विल बी 1975, 71। आंसर विल बी बी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which process is used when we want to know the genotype of an unknown flower? अगर कोई फ्लावर है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है वी ऑल नो दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से आप अननोन जो भी है जीनोटाइप वो जान सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास फिनोटाइप टॉल है। ठीक है, टॉल फिनोटाइप वाले प्लांट है, पर ये तो ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा है ये जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following answer is correct if the template chain of DNA having the sequence TGC ATGC of nitrogen base is, then what will be the correct sequence of nitrogen base in mRNA? ठीक है, टेम्पलेट आपको बता दिया है कि टेम्पलेट पे इतना है और mRNA पे कितना होगा। तो टेम्पलेट का सीक्वेंस हमें पता होता है तो हम उससे mRNA का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट जो सीक्वेंस दिया गया है उसके हिसाब से पहले हम टेम्पलेट लिख लेते हैं क्या है, तो हमें पता चले। देखो
TGC ये हमें टेम्पलेट दिया है, ठीक है। इससे हम RNA बनाएंगे तो क्या बनेगा, T के सामने A आता है तो हमें यहाँ पे A लिखेंगे, ठीक है। G के सामने C, C के सामने G, A के सामने वैसे T आता है बट यहाँ पे हमारा RNA है तो U लिखेंगे। T के सामने क्या जाएगा, A, G के सामने C और C के सामने G, ठीक है। तो ऐसा कोई आंसर हमारा बनना चाहिए, ACGU, ACGU, ACG, ACG, यस दिस वे, ठीक है। ये हमारा DNA है बेटा, DNA के सामने हम क्या लिख रहे हैं, mRNA लिख रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ T आएगा उसकी जगह हमें U लिख देना है, क्योंकि ये टेम्पलेट है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो उससे कोड होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको कोडिंग स्ट्रैंड बोला होता तो पहले टेम्पलेट बनाते और फिर उससे हम mRNA बनाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में एक बड़ा सा म्यूटेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज, स्पीशिएशन के लिए जो बड़ा सा स्टेप, ऐसे सिंगल स्टेप कूद के गया, सॉल्टेशन, क्या बोला जाता है इसको, सॉल्टेशन। सो आंसर इज E, सॉल्टेशन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बेटा इसमें से साइनोबैक्टीरिया कौन है, एजोटोबैक्टर नहीं है, स्पाइनोबैक्टीरिया, स्पिरुलिना भी नहीं है, ज़ोस्पाइरिलम भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ओसिलेटोरिया, ठीक है। डी आंसर सही है, ओके। तो ये है हमारा पार्ट 1 का सॉल्यूशन। होप यू ऑल डन वेरी वेल और स्कोरिंग वेल इन योर पेपर। तो बहुत ही इजी पेपर था, मैं आशा करती हूँ कि आप सबका बहुत ही अच्छा पेपर गया हो और आप सब बहुत ही अच्छा स्कोर करो इसमें, ठीक है। चलो।